हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस ट्री। माय नेम इज़ हरमिंदर सिंह। तो गाइस, आज हमारी जनरल साइंस की 5th वीडियो है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डिजीजेज एंड रिलेटेड प्रोसेसेस। तो रिलेटेड प्रोसेसेस का मीनिंग क्या है कि जो ह्यूमन डिजीजेज, आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर या उससे पहले भी जो लेक्चर था उसमें भी ह्यूमन डिजीजेज को डिस्कस करा था। तो आज हम उससे रिलेटेड जो कुछ टर्म्स हैं, तो लास्ट ईयर जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें बहुत ही सिंपल टर्म्स आ रही हैं, वो किसी ना किसी डिजीज से रिलेटेड है, तो वो आपने उसमें ऑप्शनल में रिकॉग्नाइज करनी है। तो आज हम उससे रिलेटेड ही कुछ प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट डिजीजेस से, और सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी डिजीजेस। तो फर्स्ट इज एस्मा। तो गाइज, अगर हम एस्मा की बात करें तो एस्मा क्या है? एस्मा जो है, आपको पता है कि इसमें जो आपकी ब्रीदिंग है वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो इसमें क्या है कि इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब इन्फ्लामेशन किसकी होगी? जो एयर पासेज है, तो एयर जहाँ से पास करती है, कहाँ से? तो आपके थ्रोट में से, ये पहले ट्रेकिया में से पास होती है, तो आपने ये पहले भी ये करा है हमने। फेरिंग्स है, नीचे लेरिंग्स, देन ट्रेकिया, देन ब्रोंकाई। ये देखिए नीचे ये ब्रोंकाई हो गया। तो अब यहाँ पर ये जो एयर पासेज है इसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उससे क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उसको हम एस्मा कह देते हैं। अब इसके सिम्टम क्या हैं? तो भाई सिम्टम है इसमें, देखिए ध्यान से, रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। तो रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है कि एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन इसमें होती है, जो एयर फ्लो है वो प्रॉपर ठीक तरह से काम नहीं करता, लेकिन वो रिवर्सिबल होता है। इट मीन्स इट कैन बी क्योर्ड इजीली, उसको ठीक किया जा सकता है ट्रीटमेंट से भी, या फिर स्पॉन्टेनियसली भी उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट इसमें जो सिम्टम है वो क्या है? वो है ब्रोंकोस्पाज्म। तो गाइस, ब्रोंकोस्पाज्म का मीनिंग क्या है कि जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई में जो मसल्स होते हैं उसकी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे कि ब्रोंकाई के जो मसल्स हैं वो ढंग से काम नहीं कर पाते। तो उससे क्या होता है कि जो एयर का जो फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, उसमें ऑब्स्टेकल आ जाती है, तो वो अच्छे से काम नहीं करता। अब ब्रोंकाइटिस में क्या है कि ब्रोंकाइटिस जो है वो इन्फ्लामेशन है ब्रोंकाई की, ये स्पेसिफिक सिर्फ ब्रोंकाई से रिलेटेड है। तो इसमें भी लार्ज एंड मीडियम साइज जो एयरवेज है, ये यहाँ पर नीचे इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो यहाँ पर भी वो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है इसमें एयर पासेज में, तो यहाँ पर एयर प्रॉपरली फ्लो यहाँ पे नहीं कर पाएगी। ओके, नेक्स्ट इसके ये देखिए क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो क्या है कि जब काफी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको कफ रहता है या खांसी है, तो उसको हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो गाइज, आपको यहाँ पर डीपली ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको बस ये याद रखना है कि ये जो डिजीज है वो किस सिस्टम से रिलेटेड है। जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। ओके, तो इसमें स्पूटम जो है, जिसको हम हिंदी में बलगम कह देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो इसकी ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है, ये 3 मंथ से मोर देन 1 ईयर ये रह सकती है। ओके, आफ्टर दैट इज एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा इज अ डिजीज रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आपको पता है आपके लंग्स में जो यूनिट्स होते हैं एल्व्यूलाई, वो हमने पहले भी बात करी है, वो स्मॉल एयर सैक्स होते हैं, स्मॉल पार्ट होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो यहाँ पर ये जो स्पेस है इसमें एयर फील्ड कैविटीज बन जाती हैं। अब कैविटी उसमें बनेगी तो उसमें टिश्यू में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो द स्पेसिस आर कॉज्ड बाय ब्रेक डाउन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्व्यूलाई एंड दे रिप्लेस द स्पॉन्जी लंग पेरेन्काइमा। तो वो वहाँ पे जो टिश्यू होता है उसकी जगह पर ये एयर फील्ड कैविटीज आ जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं एम्फाइसीमा। तो गाइज, ये सिंपली आपको याद रखना है एम्फाइसीमा। आफ्टर दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो गाइज, ये एक कॉमन डिजीज है जो इस सिस्टम में होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है? अच्छा, लंग्स के अलावा ये देखिए यहाँ पर पेनक्रियाज, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, सभी जगह ये हो सकती है। तो गाइज, इसमें क्या होता है कि जो सेल्स स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, उसमें उनका जो सिस्टम है वो ढंग से काम नहीं कर पाता, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो वहाँ पर जो सिक्रीशंस हैं वो अच्छे से नहीं निकल पाती, चाहे वो स्वेट है, चाहे वो डाइजेस्टिव जूस है या म्यूकस है, तो वो नहीं निकलेगी। तो उससे क्या होगा? सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो उन डिफरेंट ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीजेस। ओके, तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए हार्ट डिजीजेज है नेक्स्ट। तो हार्ट डिजीजेज में क्या है? सबसे पहले हमारे पास है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो
जिसको हम CAD भी कह देते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या है, तो कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। जैसे हमारी पूरी बॉडी को ब्लड की ज़रूरत है, तो इसी तरह हार्ट को भी ब्लड चाहिए। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये प्रोवाइड करेगी ब्लड किसको, पूरे हार्ट को। ये देखिए यहाँ पर। अब इसके बाद क्या है, इट इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू दी हार्ट मसल। अब हार्ट के मसल्स को भी ब्लड चाहिए काम करने के लिए, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ब्लड। लेकिन अगर यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी अच्छे से ब्लड लेके नहीं जा रही तो हार्ट के मसल को नहीं मिलेगा, यहाँ पे ब्लड नहीं पहुंचेगा मसल में, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो ये देखिए, ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ प्लाक इन द आर्टरीज ऑफ द हार्ट। अब क्यों नहीं ब्लड जा रहा है अच्छे से, क्योंकि सपोज ये आर्टरी है तो उसके बीच में ये यहाँ पर ये प्लाक डिपॉजिट हो जाता है, तो ब्लड के पास होने के लिए बहुत कम जगह यहाँ पर बचती है। तो उससे क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी में फ्लो कम हो जाता है, तो इसके ऊपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है वो हो सकती है। आफ्टर दैट इज ए मायोकार्डियल इन्फाक्शन। अब ये मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो है इसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। तो इसका रीजन भी सेम है, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जिस मसल में उसकी जो ब्लड सप्लाई ये कम होगी तो उसकी डैमेज जो है वो हो जाता है, तो उससे उसकी जो वर्किंग है वो इम्पेयर हो जाती है। तो दिस इज मायोकार्डियल इन्फाक्शन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब इसके अलावा क्या होता है कि जब वो हार्ट मसल कोई डैमेज होगा तो चेस्ट में पेन होगी, प्रेशर कॉज होगा, इसको हम क्या कहते हैं, एंजिना पेक्टोरिस। तो पेक्टोरिस जो है वो चेस्ट मसल से रिलेटेड है, इसलिए इसको हमने एंजिना पेक्टोरिस नाम दिया है। तो चेस्ट पेन होगी, प्रेशर बढ़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, एनफ ब्लड फ्लो जो है हार्ट मसल को नहीं हो रहा। तो गाइज ये जो 3 डिजीजेज हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये हार्ट से रिलेटेड है। आफ्टर दैट इज नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, एंड यू ऑल नो दैट इट इज आल्सो नोन एज ECG। तो जब भी आपने देखा होगा कि किसी भी पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास सबसे पहले होती है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर ग्राफ है जो आपके हार्ट के फंक्शन को यहाँ पे शो करता है। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, PQRS T। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है जिसको QRS कम्प्लेक्स कहते हैं, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ अगर आपको ये याद रह जाए तो इट कंसिस्ट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो प्रेशर जो है बढ़ता है, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखिए 5 पॉइंट्स हैं इसमें। अब ये देखिए ये हार्ट में काम करता है, तो ये जो हार्ट के सिस्टम है, यानी कि जो हार्ट बीट करता है, जितनी भी उसमें मूवमेंट होती है वो यहाँ पे ग्राफिक फॉर्म में यहाँ पर दिखाई देती है, शो होती है। तो गाइज इसमें ये जो येलो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या है, ये ऐसे नोड है जिसको साइनो आर्ट्रियल नोड कहते हैं। तो राइट आर्ट्रियम में यहाँ पर एक न्यूरॉन्स का बंडल होता है। ओके, यहाँ पर न्यूरो बंडल है जो कि कनेक्टेड है किसके साथ, ब्रेन के साथ। तो गाइज ये जो नेचुरल पेसमेकर है, आपने देखा होगा कि जिन पर्सन्स के हार्ट में जो बीटिंग वो अच्छे से नहीं हो रही, हार्ट बीट नहीं हो रहा, तो वहां पर उनके आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है ताकि हार्ट उनका बीट करे। लेकिन यहाँ पर हमारे हार्ट में नेचुरल पेसमेकर यहाँ पर होता है राइट एट्रियम में। तो ये ब्रेन से कनेक्टेड होता है, तो ये इम्पल्स इसको यहाँ पर मिलती है, तो ये हार्ट को बीट होने के लिए कहता है, तो आगे फिर हार्ट फर्दर बीट करता है। तो ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ऐसे नोट कहाँ पे होती है, ये राइट एट्रियम में। तो ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस टाइम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कि ये जो यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो बस आपने इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किससे रिलेटेड है, हार्ट से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इट मींस द डिजीजेज विच आर रिलेटेड टू द ब्रेन। तो बहुत सारी डिजीजेज आपने सुनी भी होंगी, तो ये काफ़ी कॉमन भी हैं। बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको ये डिजीजेज रह चुकी हैं, जैसे पार्किंसन डिजीज़ है, डिमेंशिया है, एल्ज़हेमर्स डिजीज़ है। तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है एल्ज़हेमर्स डिसऑर्डर। इट इज़ अ क्रॉनिक न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़। न्यूरो डीजनरेटिव का मीनिंग क्या है, जिसमें न्यूरॉन्स जो हैं उनकी डीजनरेशन शुरू हो जाती है, तो वो डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ऑब्वियस है अब सारा काम जो है बॉडी का वो ब्रेन से कंट्रोल होता है, चाहे वो आपकी लैंग्वेज है, विजन है,
चाहे आपकी जो हियरिंग कैपेसिटी है। अगर ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो कम हो रही है, न्यूरॉन्स जो डीजनरेट हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि 60 to 70% ऑफ केसेस और डेमेंशिया जो है वो अल्जाइमर डिजीज से होते हैं, जब न्यूरॉन्स आपके डीजनरेट हो जाएंगे। अब न्यूरॉन्स आपके डीजनरेट हो गए तो बाकी के फंक्शन भी इम्पेयर हो गए। तो डिमेंशिया में जैसे मेमोरी लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो वो यहाँ पर अल्जाइमर से हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर डिमेंशिया है इज ए ब्रेन डिजीज दैट causes a gradual decrease in the ability to think and remember that is severe enough to affect daily functioning। तो आपके जितने भी डेली फंक्शन है, बॉडी फंक्शन है, वो इम्पेयर हो जाएंगे, चाहे वो आपकी मेमोरी हो, चाहे वो थिंकिंग प्रोसेस हो, तो वो इम्पेयर हो जाएगा। आफ्टर दैट इज पार्किंसन डिजीज। अब पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, इसमें भी डीजनरेशन होती है न्यूरॉन्स की, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको पता होगा, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इसमें होते हैं। तो ये मेनली आपके मोटर फंक्शन, यानी कि जो आपका स्टिमुलस जो आपके सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक आता है, फिर ब्रेन से फर्दर आपके जो ऑर्गन्स तक पहुंचता है, तो यहाँ पर ये उसको इम्पेयर कर देता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। ओके, तो जैसे आपने अगर पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स की बात करें तो उसमें शेकिंग हैंड्स होते हैं, तो उनकी जो बॉडी है वो हर टाइम शिवर कर रही होती है, तो दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इन द बॉडी। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी है। तो इसमें क्या है, पेरिफेरल का मीनिंग क्या है, जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है जो इसके अलावा है, यानी कि जैसे स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की तरफ नर्व्स निकलती हैं और आपकी बॉडी के बाकी के पार्ट्स को कंट्रोल करती हैं, तो वैसे इसलिए यहाँ पर पेरिफेरल लिखा गया है। न्यूरोपैथी में क्या होता है कि जो नर्व्स हैं बियॉन्ड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उनकी जो सेंसेशन है, जो मूवमेंट है, तो वो इम्पेयर हो जाती है। तो जिससे भी ऑर्गन्स के साथ ये जो भी बॉडी पार्ट के साथ वो अटैच होगी, तो उनकी फंक्शनिंग जो है फंक्शनिंग ढंग से नहीं होगी। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पर लिखा है डैमेज टू पेरिफेरल नर्व्स में इम्पेयर सेंसेशन, मूवमेंट, ग्लैंड और ऑर्गन फंक्शन डिपेंडिंग ऑन विच नर्व्स आर अफेक्टेड। ओके गाइस, तो ये किसको इम्पेयर करेगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। तो गाइस जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हार्ट से रिलेटेड था, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जो है इट इज रिलेटेड टू ब्रेन एंड इट इज एन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग मेथड टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। तो गाइस जैसे आपने मे बी कहीं लाइफ टाइम में देखा होगा, आपने इंटरनेट पे देखा हो सकता है कि जो पर्सन का ब्रेन होता है उसके ऊपर वो सेंसरी नोड्स लगा देते हैं, तो उससे वो उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है ब्रेन की उसको नोट करते हैं कि उसका ब्रेन जो है वो कैसे फंक्शनिंग कर रहा है। तो उसको नोट करने के लिए क्या है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। तो दोनों में आपने ये डिफरेंशिएट खुद करना है। ईसीजी दैट इज रिलेटेड टू हार्ट एंड ईईजी इज रिलेटेड टू, एंड आफ्टर दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीजेस। तो गाइस पहले हमने करा रेस्पिरेटरी डिजीजेस, उसके बाद हमने हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस करी हैं, तो उसके बाद हमने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसकी बात करिए, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो। अब हम बात करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीजेज। तो इसका मीनिंग है जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल का मीनिंग क्या है, जहां पे गैस्ट्रो वर्ड आ गया इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू स्टमक एंड इंटेस्टिनल मीन्स इट इज रिलेटेड टू इंटेस्टाइन। तो इसका ओवरऑल मीनिंग क्या होगा कि जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ से लेके आपकी लार्ज इंटेस्टाइन तक, रेक्टम तक, वो कोई भी डिजीज है वो इसके अंडर आ जाएगी। ओके, तो चलिए इसमें देखिए, जैसे इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक है उसको हम क्या कहें, गैस्ट्राइटिस। ओके, तो स्टमक में किसी टाइप की इन्फ्लामेशन हो गई है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उसको हमने क्या कहा, गैस्ट्राइटिस। और जैसे कि स्टमक में पेप्टिक अल्सर डिजीज भी हो जाती है, जिससे कि जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, या फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की, या लोअर ईसोफेगस, तो उसमें पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, जिससे इनर लाइनिंग जो है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो स्टमक से रिलेटेड है। तो टूथ डिके यू ऑल नो ये क्या होता है, ये डेंटल केरीज होती है, जिसमें जो बैक्टीरिया की प्रेजेंस से क्या होता है कि जो टीथ का
ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं वो आपके माउथ में एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि आपकी जो टीथ की जो आउटर कवरिंग होती है, जिसको हम इनेमल कहते हैं, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, इनेमल। ओके, इट इज़ मच हार्डर देन आवर बोन्स। ठीक है, तो इनेमल जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, उसमें केरीज हो जाती हैं। ओके, इसको हम टूथ डिके कहते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें इंटेस्टाइन्स की जो इन्फ्लेमेशन है, उसको हम कहते हैं एंटेरोकोलाइटिस। तो गाइज इसको हम क्या कहते हैं, एंटेरोकोलाइटिस, विच में लीड टू डायरिया। अब अगर हम एंटेरोकोलाइटिस की बात करें तो इंटेस्टाइन में अगर कुछ ऐसा इन्फ्लेमेशन होती है तो उससे बढ़ के वो जो प्रॉब्लम है वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकती है। और इससे क्या होता है, डायरिया। डायरिया का मीनिंग है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, ओके, थ्रू द वेस्ट मटेरियल। तो एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो लॉस हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि जो सॉल्ट एंड मिनरल होते हैं उनको उनका भी लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं ORS, ओरल रिहाइड्रेशन जो सोल्यूशन होता है, तो उसको रिकमेंड करते हैं। तो डायरिया, ओके। तो चलिए, तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट जो प्रोसीजर यूज होते हैं उसकी यहाँ पर बात करी गई है कि वो कौन कौन से सिस्टम में यूज होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर एंडोस्कोपी है। अब ये जो वर्ड एंडो होता है, इसका मीनिंग होता है इनर साइड। एक्सो मीन्स आउटर साइड, एंडो मीन्स इनर साइड। तो एंडोस्कोपी का मीनिंग क्या है, जिससे हम इनसाइड द बॉडी हम देख सकते हैं। तो एंडोस्कोपी जो है बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर में यूज होता है। तो इसमें क्या है कि जहाँ पर जो मेजर सर्जरी नहीं है वो उसमें हम स्मॉल इंसीजन से काम चला सकते हैं, तो वहाँ पर एंडोस्कोपी यूज होती है टू एग्जामिन द इंटीरियर ऑफ द होलो ऑर्गन और कैविटी ऑफ द बॉडी। तो इसमें हम यूज करते हैं एंडोस्कोप। एंडोस्कोपी इज द प्रोसीजर एंड एंडोस्कोप इज यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। आफ्टर दैट इज अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि हम यूज करते हैं साउंड वेव्स। ओके, अल्ट्रासाउंड में हम यूज करते हैं साउंड वेव्स। तो गाइस ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि अल्ट्रासाउंड में कौन सी वेव्स यूज होती हैं। सिंपल 4 नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो यू हैव टू रिमेंबर साउंड वेव्स। ओके, विथ फ्रीक्वेंसीज हायर देन द अपर ऑडिबल लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग। तो गाइस अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो ह्यूमन हियरिंग की जो लिमिट है उसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है वो हम सुन सकते हैं, जिसमें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी तो हमें आवाज़ सुनाई देगी। अगर 20 हर्ट्ज से कम है वो भी नहीं सुनेगी, अगर 20,000 हर्ट्ज से अपर लिमिट की है तो वो भी हमें सुनाई नहीं देगी। तो गाइज यहाँ पर जो है उसके विद इन जो कोई साउंड होगी तो वो हमें सुनाई देगी। तो गाइज ये जो अल्ट्रासाउंड वेव जो है, इसमें साउंड वेव्स हम यूज़ करते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ट्ज से हायर होगी तो ये हमें नहीं सुनाई देती। तो ये यहाँ पर अल्ट्रासाउंड में यूज़ होगी। आफ्टर दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो गाइज इसमें क्या है, रेडियोलॉजी में आपने देखा होगा MRI स्कैन जो है वो होता है पेशेंट्स का। तो इसमें क्या है कि जो पिक्चर्स हैं एनाटमी और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस की बॉडी में, तो वो काफ़ी ज़रा क्लियर आती हैं। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसीलिए इसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज CT स्कैन, जिसको कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन कहते हैं। और इसमें हम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी एक्सरे मेजरमेंट्स। इसमें एक्सरे को यूज़ करते हैं डिफरेंट एंगल से। तो वो क्या होता है कि हर ऑर्गन का क्रॉस सेक्शन में अंदर की तरफ क्लियर उसकी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट को हम स्कैन कर सकते हैं। तो इट मीन्स, तो एक्सरे को हम यूज़ करते हैं मल्टीपल एंगल से। इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं। तो जैसे आपने देखा हो कि वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसलिए वहाँ पर कोई मेटल की चीज़ जो वो लेके जाने नहीं देते अंदर, तो दैट इज़ द रीज़न। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो CT स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सरेज जो है इसमें यूज़ होंगे। तो गाइज दीज आर वेरी सिंपल पॉइंट्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसमें ऐसे बन सकते हैं। अल्ट्रासाउंड, साउंड वेव यूज होंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो गया, CT स्कैन हो गया, जिसको हम कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन कहते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है बड़े आराम से। चलिए ये देखिए गाइज, ये है MRI। तो ये MRI की मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, एंड दिस इज द CT स्कैन। तो ये CT स्कैन की जो कंप्यूटर टोमोग्राफी है उसकी ये मशीन है। तो यू कैन सी हियर, ओके, दीज आर द पिक्चर्स। चलिए चलते हैं, ये देखिए नेक्स्ट है प्रोसीजर्स यूज इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग।
तो गाइज हमने अभी तक बात करी है जो अपने ह्यूमन डिजीजेज जो हैं उसके प्रोसीजर की बात कर ली हमने। अब हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होती हैं। सिंपली आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो टर्म है ये किस में यूज़ होती है। तो अब हम ऐसी बहुत सारी टर्म्स को है हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज सबसे पहले हमारे पास आ गया है क्रिस्पर टेक्निक, जिसको हम कहते हैं क्रिस्पर जीन एडिटिंग। तो ये क्या है ये डिस्कस करेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो जीन एडिटिंग, ये आपको पता है जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल इंजीनियरिंग में होता क्या है, हम किसी चीज़ को बनाते हैं, जोड़ते हैं, तोड़ते हैं। इसी तरह जीन एडिटिंग जो है वो किसके अंडर आती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इसमें हम किसी भी जीन को, जो मैंने आपको पहले बता रखा है कि वो डीएनए का पार्ट होता है जीन, उसको एडिट करेंगे। जो फॉल्टी जीन है, जो सही नहीं है, हम उसको एडिट करके डीएनए से निकाल देंगे, उसकी जगह नया जीन वहां पर बिल्कुल जो करेक्ट जीन है उसको इम्प्लांट कर देंगे। तो दैट इज नोन एज जीन एडिटिंग। अब उसके लिए कोई टेक्निक भी चाहिए, तो जीन एडिटिंग के लिए हमने जो न्यू टेक्निक यूज करते हैं हम, तो वो है क्रिस्पर टेक्निक। तो गाइज ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक है और इसमें जो प्रोटीन यूज होता है दैट इज Cas9। ओके, तो इट इज क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो गाइज ये है यहाँ पर क्रिस्पर टेक्निक। तो इसमें होता क्या है, इस पे सिंपली जो रिक्वायर्ड सेक्शन ऑफ जीन है, तो अगर वो फॉल्टी है और नहीं ढंग से काम कर रहा, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको रिप्लेस कर देते हैं करेक्ट जीन से। ओके, चलिए नेक्स्ट है इसमें। तो ये फर्स्ट डिस्क्रिप्शन देखिए बाय ओसाका यूनिवर्सिटी रिसर्चर। तो ये किन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, योशिजुमी इशिनो 1987 में। ओके, 1987 में, ठीक है। तो फुल फॉर्म इसकी जो है क्रिस्पर की, वो शायद आपको ना पूछे, इतना वो टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो वैसे इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स होती है। तो इतना जो टफ क्वेश्चन आपको वो नहीं पूछेंगे, बस आपको ये याद रखना है कि Cas9 जो प्रोटीन है वो किस में होता है, वो क्रिस्पर टेक्निक में होता है, ठीक है। तो ये सिंपली नेम है, ये आप इसको याद रख सकते हो। तो गाइस ये देखिए डायग्राम है यहाँ पर। अब ये सेल है, इसमें ये डिफेक्टिव जीन है, तो हेल्दी जीन को हम बीच में इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो वो सेल जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर हमने हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस करा। नाउ सेल फंक्शन इज रीस्टोर्ड, ठीक है। तो वो फिर से सेम पहले की तरह वो अच्छे से काम करना उसने शुरू कर दिया है। तो ये चलिए है डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होती है। तो गाइज ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसके नाम से ही थोड़ा सा आपको समझ आ गया होगा कि फिंगरप्रिंटिंग जो है वो क्या होती है। नॉर्मली हम फिंगरप्रिंट्स को क्यों यूज़ करते हैं, जब हमने किसी को रिकॉग्नाइज करना होता है, किसी कोई क्रिमिनल है या कोई और पर्सन है, उसको हमने रिकॉग्नाइज करना कि ये कौन है, तो हम फिंगरप्रिंट्स जो है उसको यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम डीएनए को एज फिंगरप्रिंट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे हर पर्सन के जो इंडिविजुअल के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, इसी तरह हर पर्सन का जो डीएनए है वो भी यूनिक होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो किसी भी पर्सन का जो डीएनए है, अगर हमें कोई भी उसके बॉडी का सेल हमें मिल जाता है, कोई पार्ट, चाहे वो हेयर है, चाहे उसकी जो स्किन का कोई पार्ट है, मिल जाता है, तो हम डीएनए को मैच करके डीएनए की प्रोफाइलिंग करेंगे, उसको मैच करेंगे, तो हमें इंडिविजुअल का पता चल जाएगा। इसको कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एंड इट वाज इन्वेंटेड इन 1984 बाय प्रोफेसर सर एलेक जेफरीज। ओके, इसको फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं, सर एलेक जेफरीज, ये आपने याद रखना है। ओके, सो ही रियलाइज दैट ही could डिटेक्ट वेरिएशंस इन ह्यूमन डीएनए। अब उनको ये पता चल सकता है कि ह्यूमन डीएनए में वेरिएशंस होती हैं। तो जब उनको पता चल गया कि जो डीएनए है वो हर पर्सन का डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, तो आफ्टर दैट दे स्टार्टेड दिस प्रोसेस। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ये सिंपल पॉइंट है। तो ओके, ये पॉइंट हमने मिस कर दिया। डीएनए एनालिसिस इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई अ स्पीसीज रादर देन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड डीएनए बार कोडिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम जैसे आपने बार कोड देखा होगा कि जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, आप कोई भी चीज़ लेते हो शॉप से, तो उस पर बार कोड लगा होता है। इसी तरह स्पीसीज का भी बार कोड रेडी करा गया है। ओके, एक प्रॉपर डाटा बेस है जिसमें हर स्पीसीज का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है डीएनए का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल है, सपोज कोई
किसी की स्किन का कोई पार्ट मिल गया, हमें वो रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन से एनिमल का यानी कि कौन सी स्पीसीज का ये पार्ट है, तो हम डीएनए उसको मैच करेंगे। तो डीएनए बारकोडिंग में जो हमारे पास प्रॉपर डाटाबेस है हर स्पीसीज का, तो उसके साथ मैच करके हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी स्पीसीज का एनिमल है। ओके, तो गाइज ये बहुत ही इसका जो प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आपने इसमें प्रोसेस याद करनी है, पर्सन कौन याद आपको रहना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। तो गाइज ये टेक्निक में होता क्या है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक में, अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक तो ये देखिए यहाँ पर असिस्टेड रिप्रोडक्शन। इसका मीनिंग क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल में सपोज प्रॉपर जो रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, तो उसको असिस्ट किया जाता है, उसको हेल्प करी जाती है डिफरेंट वेज में। तो इसकी दो तरीके हो सकते हैं। वन इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इट मीन्स जब आप लैब में उसके लिए कुछ बनाया जाता है तो उसको हम कहते हैं इन विट्रो। अगर पर्सन की बॉडी में आप कुछ इंट्रोड्यूस करते हो या उसमें कुछ प्रोसेस होती है बॉडी में, उसको इन वीवो कहा जाता है। तो इन वीवो इन द बॉडी, इन विट्रो इन द लैब। ओके, तो ये आपने पहले पॉइंट याद रखना है। असिस्टेड रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है कि किसी की हेल्प करना टू कंप्लीट द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है उसको बनाया जाता है कहाँ पे, लैब में। कैसे? क्योंकि जो फ्यूजन होता है ओवम एंड स्पर्म का, उसको लैब में कंप्लीट करा जाता है इन द ग्लास ट्रे, जो वो ट्रे होती है। तो वहाँ पर उसको कंप्लीट करा, जिसकी वजह से हम इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो वहाँ से जब उसको लैब में डेवलप होने दिया, जब वो एम्ब्रियो बन गया, तो उसको प्लेस कहाँ पे करा, यूट्रस ऑफ ए फीमेल। ओके, तो जिसमें हमने प्रेगनेंसी जो है उसको एस्टेब्लिश करना है। तो इसको हम कहते हैं टेक्निक को एम्ब्रियो ट्रांसफर, क्योंकि हमने इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर करा, ओके, विद द हेल्प ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। नेक्स्ट हम देखते हैं सरोगेसी। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। सरोगेसी में क्या होता है, इंडिया में सरोगेसी जो है इसके लिए न्यू लॉ आया है इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। तो इसमें क्या है कि कोई कपल है, तो वो चाइल्ड चाहता है, उनका अपना चाइल्ड होगा, उनके जो सेक्स सेल हैं उन दोनों के होंगे, कपल के स्पर्म एंड ओवम, बट उसको फ्यूज करवा के जो यूट्रस है किसी थर्ड फीमेल का यूज होगा। ओके, यानी कि उसने जो अपना वॉर्म है, जो यूट्रस है, उसको रेंट आउट कर दिया उस कपल के लिए कि वो उस कपल का जो चाइल्ड है उसको बियर करेगी, उसको वो ग्रो करेगी अपने यूट्रस में। तो इट मीन्स कि जो रियल मदर फादर हैं वो कोई और हैं, लेकिन जो उनको जन्म देंगे तो वो कोई सरोगेट मदर जो है कोई और होगी। तो इट मीन्स ये जो सरोगेसी है ये एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है। अब क्योंकि बहुत सारे जो कपल्स हैं ड्यू टू एनी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम या किसी और प्रॉब्लम से अगर वो जो रियल मदर है वो नहीं कैरी करना चाहते चाइल्ड को, तो वो किसी और का जो यूट्रस है वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो चाइल्ड है वो ग्रो करेगा किसी और मदर के यूट्रस में, ठीक है, यानी कि किसी और फीमेल के यूट्रस में। इसको हम कहते हैं सरोगेसी। अब ये देखिए इंसेमिनेशन का मीनिंग क्या होता है। तो ये जो न्यू टर्म है इसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, इसको हम कहते हैं इन वीवो, क्योंकि ये बॉडी के अंदर होती है। तो इंसेमिनेशन का मीनिंग क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इनटू ए फीमेल एनिमल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो प्रोसेस है ह्यूमंस में भी यूज होती है। सपोज किसी रीजन से जो स्पर्म है वो उन तक नहीं पहुंच रहा, तो उसको इंजेक्ट करा जाता है इनटू द यूट्रस, तो वहां पर पहुंचाया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और कैटल में ये बहुत ज़्यादा यूज होती है, वहाँ पर एक्सेस में यूज होती है, क्योंकि वहाँ पर अगर नहीं हो पा रही कंसेप्शन नहीं हो पा रही, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही, तो ये प्रोसेस को यूज़ करा जाता है, जिसको नाम दिया गया है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो वो कैटल में यूज़ बहुत ज़्यादा होती है। सो इसको हम कहेंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बिकॉज इट इज़ टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी। चलिए नेक्स्ट है क्या है हमारा। अब हम यहाँ पर देखिए बात करेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये हमने पहले भी बात करी है, क्या है, इन विवो हो गया इनसाइड द बॉडी। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है इज अ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेयर एन एग इज कंबाइंड विद स्पर्म आउटसाइड द बॉडी। इट मीन्स इन लैब। इन विट्रो का मीनिंग होता है इन ग्लास, यानी कि उस ग्लास ट्रे में। ये देखिए यहाँ पर तो ओवम कलेक्ट करा जाता है फीमेल से, स्पर्म जो कलेक्ट करे जाते हैं मेल से। तो इनको
फ्यूज करवाया जाता है लैब में, तो इसलिए इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, तो इट वाज इंट्रोड्यूस बाय पैट्रिक स्टेप्टो एंड रॉबर्ट एडवर्ड्स इन 1970। तो वहां से ये कंसेप्ट जो था वो शुरू हो गया, जिसको हमने असिस्टेड रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहा। ओके, तो उस टाइम पे क्या था कि जो फीमेल इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए जो फीमेल्स हैं वो नहीं बर्थ दे पा रही चिल्ड्रन को, तो उन बॉडी में सपोज कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं बॉडी में, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ओवरकम करने के लिए ये टेक्निक को इंट्रोड्यूस करा गया। आफ्टर दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो गाइज ये जो टेक्निक है, ये जो पॉइंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहीं पर भी आ सकता है एग्जाम में। तो माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग जो है, एक इसको और नाम भी दिया गया है जिसको हम 3 पेरेंट बेबी कहते हैं। तो 3 पेरेंट बेबी कैसे, वो अभी हम डायग्राम में अच्छे समझेंगे। तो गाइज इसमें इसको भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा गया है, बिकॉज इसमें लैब में प्रोसेस होता है, इसको कंप्लीट करा जाता है। ओके, तो जो एक मैं आपको सिंपल पॉइंट बता देता हूँ कि जो सेल में जो हमारा डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में भी होता है। इसके अलावा कुछ डीएनए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और कई बार क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया फॉल्टी होता है, तो जो चाइल्ड है उसमें वो डिफेक्ट पास हो सकता है, आगे जा सकता है। उसको रोकने के लिए हम किसी थर्ड पर्सन का, यानी कि थर्ड जो लेडी है, एक तो रियल मदर है, जो तो थर्ड लेडी होगी, यानी कि थर्ड पर्सन, ठीक है, तो सेकंड लेडी होगी वैसे वो, तो उसका जो हम ओवम यूज़ करेंगे, उसमें से हम माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ करेंगे, यानी कि रियल मदर का न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया किसी और लेडी का होगा, ताकि वो जो माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट है रियल मदर में वो नेक्स्ट चाइल्ड में ना पास हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर बस आपको ये पहले आप याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट जो थेरेपी है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की एक टेक्निक है। तो अब देखते हैं ये क्या है, मेकिंग अ 3 पेरेंट बेबी। तो गाइस हुआ क्या, ये है रियल मदर, ये देखिए हेल्दी न्यूक्लियर डीएनए है रिमूव फ्रॉम पेशेंट्स एग। अब ये जो मदर है, इसका ओवम था, एग था, उसमें हमने जो न्यूक्लियस था, अब न्यूक्लियस जो था उसको हमने रहने दिया। ठीक है, तो हमने इस ओवम में, ये देखिए साइड पे ना डीएनए है, ठीक है, ये पेशेंट का एग सेल है, ओवम है, ये साइड पे माइटोकॉन्ड्रिया है, बीच में यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ये देखिए वो ये रहा, बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस भी होगा। तो उसमें से एक ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, वो क्या है, वो डिफेक्टेड है, तो हम इसको तो यूज नहीं कर सकते। हमने क्या करा, इस एग में से क्या निकाल लिया, ये न्यूक्लियस निकाल लिया। तो अब हमने क्या करा, हमने एक पेशेंट जो यानी कि कोई और जो कोई फीमेल थी, उसका ओवम लिया, तो उसमें से हमने क्या करा, उसमें से जो उसका अपना जो था बीच में न्यूक्लियस था, उसको रिमूव कर दिया, और जो रियल मदर थी उसका न्यूक्लियस इसमें हमने इम्प्लांट कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, वो ये बन गया ओवम, जो न्यू ओवम था। तो इसको हमने फिर जो रियल फादर है उसके स्पर्म के साथ फ्यूज करवा दिया। ओके गाइस, तो ये देखिए हेल्दी न्यूक्लियर डीएनए रिमूव्ड फ्रॉम पेशेंट्स एग सेल लीविंग बिहाइंड फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, यानी कि हमने इसमें जो हेल्दी न्यूक्लियस था वो निकाल लिया, फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया पीछे रहने दिया, इसको डिस्कार्ड कर दिया, और जो पेशेंट्स न्यूक्लियर डीएनए ट्रांसप्लांटेड इनटू डोनर एग विद हेल्दी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब इसमें ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हेल्दी था, तो हमने इसमें यहाँ पर न्यूक्लियस ट्रांसफर कर दिया, और ये बना न्यू एग, तो इसको हमने स्पर्म के साथ फ्यूज कर दिया। ओके गाइस, आई होप आपको ये सिंपल प्रोसीजर समझ आ गया होगा। तो इसको आप देखोगे, ये देखिए इसको कलर से डिनोट करा गया है, तो समझना आसान है। ये इस फीमेल का ओवम है, तो ये इसका। ओके, चलिए अब इसको पढ़ोगे 2-3 बार, आपको अच्छे से ये समझ आ जाते हैं। ये देखिए, अब हम कुछ डिजीज करेंगे सेंसिटिव ऑर्गन्स की। तो पहले हम सेंसिटिव ऑर्गन की बात करेंगे, आई से स्टार्ट करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो आई है, ठीक है। ईयर में से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, सिंपली उसमें जो स्मॉलेस्ट जो बोन्स हैं वो पूछ लेते हैं कौन सी है, बिल्कुल सिंपल पॉइंट पे आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर, तो सेंसिटिव ऑर्गन में हम आई की बात करेंगे कि आई में क्या होता है, इसमें क्या डिफेक्ट हो सकता है। तो गाइस ये देखिए, इसमें 3 पार्ट्स हैं, सेक्लेरोटिक लेयर है, कोरॉइड लेयर है, और रेटिना। ओके, तो ये देखिए बाहर की जो लेयर है, इसको सेक्लेरोटिक लेयर भी हम कहेंगे, ठीक है। अंदर का जो पार्ट है वो अलग है, लास्ट में रेटिना है। तो वाइटर जो लेयर है वो
स्क्लेरोटिक लेयर, उसके अंदर है ये ब्राउन कलर की कॉरोइड लेयर, एंड बिल्कुल जो इनर मोस्ट है दैट इज रेटिना। तो ये देखिए, तो ये जो बाहर की जो लेयर है इसमें कौन से पार्ट्स हैं, कॉर्निया और कंजक्टिवा। कॉर्निया होता है जो बाहर का जो बल्ज है, ये दिस इज कॉर्निया। और ये जो होता है कंजक्टिवा, तो ये जो अपर आईलिड होता है उसका ये कॉन्टिन्यूएशन होती है अंदर की तरफ। तो ये यहाँ पर डायग्राम में क्लियर नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसे ही समझ लो कि अपर लिड की अंदर की तरफ कॉन्टिन्यूएशन होती है। कॉर्निया बस आपने याद रखना है, ये बाहर का जो बल्ज है। कॉरोइड लेयर जो है वो सेंट्रल ये जो लेयर है, तो इसमें ये सारे पार्ट्स होते हैं। तो गाइज मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि जो आपका स्मॉल होल होता है, जो ब्लैक कलर का जो सेंट्रल पार्ट होता है बिल्कुल, उसको हम प्यूपिल कहते हैं। अब प्यूपिल जो है वो ब्रॉड होगा, नैरो होगा। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सीलरी मसल। ये देखिए जो बिल्कुल नैरो होल है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्यूपिल कहेंगे। और ये बाहर जो जिन मसल्स ने इसको पकड़ रखा है प्यूपिल को, ठीक है, प्यूपिल तो यहाँ पर होल है, तो इसको जो कंट्रोल करेंगे कि ये ब्रॉड होगा, नैरो होगा, तो वो सीलरी मसल करेंगे, ये वाले। ओके गाइस, तो ये जो पूरा पार्ट है इसको आइरिस कहते हैं। बीच में इसके सीलरी मसल्स हैं जो इसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो पीछे ये लेंस होता है जो कि बाइकन्वेक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या समझा? ये जो होल है ये प्यूपिल है, जो ब्लैक स्मॉल स्पॉट होता है उसके ऊपर जो आपकी प्रॉपर आई का कलर है, जिसको हम कहते हैं ना उसकी आईज ग्रीन है या उसकी जो ब्लू आईज हैं या ब्लैक आईज हैं, वो जो पार्ट है वो आइरिस है। तो आइरिस के बीच में प्यूपिल, और इसको कंट्रोल कौन करेगा? सीलरी मसल। पीछे इसके ये क्या है? ये लेंस है। तो गाइज ये आपका रेटिना जो है, इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ रॉड्स एंड कोन सेल होते हैं जो कि लाइट जो है उसको कंट्रोल करते हैं। उसके ऊपर इमेज भी बनती है रेटिना के ऊपर, तो वो सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के लिए या फिर ब्राइट लाइट के लिए, तो वो देखने में हेल्प करते हैं, वो कलर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। जो यहाँ पर मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन सेल। ओके, तो यहाँ से ये जो इम्पल्स जाती है, ये देखिए लाइट गई, लाइट ने यहाँ पर रेटिना के ऊपर इमेज बनाई, तो लाइट का जो इम्पल्स होती है इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और वो ऑप्टिक नर्व से यहाँ से जाती है ब्रेन में। तो ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है कि हम क्या देख रहे हैं। ओके गाइज, ये देखिए यहाँ पर ये सारी इसमें ब्लड वेसल्स भी हैं, तो ये नर्व्स जो हैं वो ये देखिए येलो कलर की, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लेके जाएंगी ब्रेन तक, तो ब्रेन को पता चल जाएगा कि क्या। आफ्टर दैट ये देखिए यहाँ पर रेटिना की बात हो रही है, लाइट सेंसिटिव टिश्यू एट द बैक ऑफ द आई। उसमें कौन से सेल्स हैं? रॉड्स एंड कोन सेल्स। तो रॉड्स जो सेल होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं टू डिम लाइट, ये आपने याद रखना है। और इसमें एक पिगमेंट होती है, तो गाइज ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है कि रॉड सेल में कौन सी पिगमेंट होती है, दैट इज रोडोप्सिन। और कोन्स जो होते हैं ये ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, तो ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कलर्स में। ओके, तो फोविया सेंट्रलिस ये शार्पेस्ट विजन का पॉइंट होता है रेटिना के ऊपर। और ब्लाइंड स्पॉट जो होता है, यहाँ पर कोई भी रॉड एंड कोन सेल नहीं होते, तो यहाँ पर इमेज जो है वो नहीं बनती। चारों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, रॉड्स, कोन सेल्स, फोविया सेंट्रलिस एंड ब्लाइंड स्पॉट। जस्ट आपको बस पता होना चाहिए कि ये क्या है। अब देखिए नेक्स्ट, ये जो है ये डिजीजेस हैं, कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं आई में। तो गाइज ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, तो ये आपको पता भी होगा। तो ये देखिए मायोपिया जो है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मीनिंग क्या है कि आप नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो, दूर के ऑब्जेक्ट आप नहीं देख सकते। इसको करेक्ट करा जाएगा कनकेव ग्लासेस। इसकी डेफिनेशन और किससे ये करेक्ट होता है ये आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। ओके, आफ्टर दैट इज हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। तो इसमें क्या है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो है आपको क्लियर दिखेंगे। अब हमने यहाँ पे लिखा है फार साइटेडनेस, तो इसका मीनिंग क्या है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आप देख सकते हो, पास के नहीं देख सकते। इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स ग्लासेस। ओके, तो नेक्स्ट इज एस्टिग्मेटिज्म। अब ये क्या है? तो गाइज ये जो है एस्टिग्मेटिज्म, ये ब्लर्ड विजन जो है वो क्रिएट करता है। तो यहाँ पर क्या है, जब कॉर्निया की शेप जो है वो इरेगुलर हो जाती है, तो उससे क्या होता है? कर्वेचर ऑफ द लेंस जो है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये ब्लर विजन जो है ये कॉज करता है। इसको करेक्ट किया जाता है सिलेंड्रिकल ग्लास से। ओके गाइस, तो बस आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर जो कर्वेचर ऑफ लेंस है वो इरेगुलरली शेप हो जाता है,
ठीक है। तो कॉर्निया जो है उसमें भी डिस्टॉर्शन हो जाती है, तो इसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है। पॉइंट आपको याद रह जाएगा, बस आपने ये माइंड में रखना कि एस्टिग्मेटिज्म जो है वो आई डिफेक्ट है। लास्ट पॉइंट इज प्रेस बायोपिया। तो गाइज ये क्या है, जो लेंस है आई में वो हार्डर एंड लेस इलास्टिक हो जाता है। अब अगर हमें प्रॉपर विजन चाहिए तो जो लेंस है थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जब वो हार्ड हो जाएगा, वो इलास्टिक नहीं रहेगा, तो वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा। ओके गाइज, तो इसलिए इसको करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बाईफोकल आई ग्लासेस। तो गाइज ये हो गया प्रेस बायोपिया, तो इसको हमने किससे करेक्ट करा, आई ग्लासेस से। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। तो गाइज ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। तो इन सिंपल पॉइंट्स पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो अपने कॉमन पॉइंट्स हैं आपने ये याद करना है कि कौन सी डिजीज़ जो है वो कौन से सिस्टम से रिलेटेड है। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू।